Good morning, dear students. How are you? I hope you are good and fine at your places. I am Himlat Avasis, your assistant teacher. Today we are going to start with the second chapter of history. That name is the rise and growth of the company power. So, in this chapter, we are going to talk about the different European who are coming to India has starting doing to trade here. Let me start with the introduction of this chapter. In the late 18th century, the political condition of India was highly unstable. 18वीं शताब्दी के अंत तक जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी यानी कि राजनीतिक जो कंडीशंस थी वो भारत की वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हुई. औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल. औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली मुगल शासक थे. हिज डेथ इन 1707 और उनकी जो डेथ थी वो 1707 में हुई. मार्क द बिगनिंग ऑफ ए वार ऑफ सक्सेशन फॉर द थ्रोन ऑफ दिल्ली. और उनकी डेथ के साथ जो दिल्ली की जो सल्तनत थी, जो सिंहासन था, उस पर जो लड़ाइयाँ थी वो शुरू हुई. द मुगल कोर्ट आल्सो डिवाइड इनटू द तुरानी, द ईरानी, द अफगानी एंड द हिंदुस्तानी ग्रुप्स. और जो मुगल कोर्ट थी वो अलग अलग 4 ग्रुप्स में डिवाइड हुई. तुरानी, ईरानी, अफगानी एंड हिंदुस्तानी. एंड दैट वर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग एंड कंस्पायरिंग अगेंस्ट वन अनदर. और ये जो ग्रुप्स थे ये एक दूसरे से लगातार लड़ाइयाँ करते एंड कंस्पायरिंग यानी कि एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचते थे. विद इन 50 years ऑफ औरंगजेब डेथ, औरंगजेब की मृत्यु के 50 सालों के अंदर 9 मुगल एम्परर्स फॉलोड वन अनदर इन क्विक सक्सेशन. 9 जो मुगल एम्परर्स थे, मुगल शासक थे, उन्होंने एक दूसरे का अनुसरण किया. टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वीक सेंटर और जो वीक सेंटर यानी कि कमजोर जो केंद्र था उसका फायदा उठाया. द मुगल गवर्नर्स ऑफ उर्दू, बंगाल एंड डेक्कन फ्रीड themselves from the control of the सेंट्रल गवर्नमेंट. बंगाल और जो डेक्कन के जो गवर्नर्स थे उन्होंने खुद को जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उससे अलग किया. अट्रैक्टेड बाय इंडियाज एनॉर्मस वेल्थ, इंडिया की इतनी अच्छी जो धन था, एंड अवेयर ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और जो राजनीतिक जो अस्थिरता थी उससे अट्रैक्टेड होकर द पर्शियन रूलर नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया इन 1739. पर्शियन रूलर, पर्सिया के जो रूलर थे, शासक थे नादिर शाह, उन्होंने इन्वेडेड दैट मीन्स आक्रमण किया इंडिया पर. कब? 1739 में. ही इंडल्ज्ड अब्दाली हु इन्वेडेड इंडिया इंटरमिटेंटली फ्रॉम 1747 to 1767. एज अ रिजल्ट इंडियाज फाइनेंशियल एंड मिलिट्री स्टैंड सफर्ड एनॉर्मसली. और इसका परिणाम क्या हुआ कि जो भारत की जो फाइनेंशियल और मिलिट्री जो स्टैंड थी वो काफ़ी ज़्यादा उसको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा. दिस पेव्ड द वे फॉर अदर फॉरेन नेशंस टू इन्वेडेड एंड डोमिनेट इंडिया. डॉक्टर सतीश चंद्रा opines that India lagged behind the world in the field of साइंस एंड टेक्नोलॉजी. डॉक्टर सतीश चंद्रा ने अपने विचार रखे क्या कि जो इंडिया है वो दूर होता जा रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी से. एंड द मुगल रूलिंग क्लास रिमेन ब्लाइंड टू दिस डेवलपमेंट. और जो मुगल रूलर्स हैं वो इस विकास को नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है उसको इग्नोर कर रहे हैं. लेट वी स्टार्ट विद द चैप्टर. फर्स्ट, द पोर्टुगीज इन इंडिया. इंडिया हैड कमर्शियल रिलेशन विद द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट सिंस एंशियंट टाइम्स. इंडिया के जो कमर्शियल होता है बेटा, वाणिज्य रिलेशन, संबंध, वो अलग जो कंट्रीज यानी कि अदर जो कंट्रीज हैं उनसे बने रही हैं एंशियंट टाइम यानी कि प्राचीन समय से ही. The Mughal emperors had failed to guard their sea coast due to the lack of the strong navy. और स्ट्रॉन्ग नेवी की कमी से वो असफल हुए सी कोस्ट के जो रास्ते थे उनको गार्ड करने में. Thus, Indian coast become an easy destination for the European power. और इस टाइप से जो इंडियन कोस्ट थे, इंडियन जो तटीय जो एरियाज थे, वहाँ पर डेस्टिनेशन यानी कि प्रवेश करने का जो रास्ता था वो इजी रहा यूरोपियन पावर्स के लिए. फॉर द कंट्रोल ऑफ द इंडियन ट्रेड एंड रिच नेचुरल रिसोर्सेज. और उन्होंने लड़ाई की किसके लिए? भारत में व्यापार और वहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेज से उनका बेनिफिट लेने के लिए.
The geographical discoveries of the last quarter of the 15th century also opened the prospects of the naval and more profitable market. और जो भौगोलिक जो खोजें थी वो 15वीं शताब्दी के अंत तक काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेक्टस रही, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रही मार्केट्स के लिए. वास्को डी गामा ए पोर्टुगीज नेविगेटर, वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली नाविक थे, फाउंड आउट ए न्यू शी रूट, उन्होंने एक नया समुद्री रास्ता ढूंढा इंडिया का. ही रीच्ड द पोर्ट ऑफ कैलिकट, और वो इंडिया में कैलिकट जो प्लेस था, पोर्ट ऑफ कैलिकट यानी कि कैलिकट जो बंदरगाह थी, उस पर पहुंचा ऑन 20 मई यानी कि 20 मई 1498 को. तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो इंडिया का जो शी रूट है उसकी खोज हुई 20 मई 1498 को. विद अ फ्लीट ऑफ 4 शिप्स, किसके साथ, 4 समुद्री जहाजों के साथ, एंड 118 सेलर्स, और 118 जो सेलर्स थे उनके साथ. ही रिसीव्ड ए वार्म वेलकम, वार्म वेलकम दैट मीन्स कि उनका बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ फ्रॉम द हिंदू किंग जैमोरिन, इनके द्वारा, हिंदू किंग जैमोरिन के द्वारा. द पोर्टुगीज सक्सेस इन एस्टेब्लिशिंग देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन कोचीन, और जो पोर्टुगीज थे वो सक्सेसफुल हुए स्थापित करने में अपने सेंटर्स, अपने केंद्र विकसित किए उन्होंने व्यापार के. कहाँ पर, कोचिन, गोवा, दमन एंड दीव, विच दे रिटेन टिल 1961 तक, जो बने रहे 1961 तक पोर्टुगीज ट्रेडिंग सेंटर. अब द डच इन इंडिया, इसको पढ़ने से पहले बेटा यहाँ देखो, डू यू नो, ये यहाँ पर क्वेश्चन पुट करना आपसे कि क्या आप जानते हो, इन 1492 1492 में द स्पेनिश नेविगेटर क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट द डिस्कवर इंडिया. स्पेनिश नेविगेटर जो थे, नाविक थे क्रिस्टोफर कोलंबस, वो भारत की खोज के लिए निकले थे, बट लैंडेड ऑन द सोइल्स ऑफ अमेरिका, लेकिन वो कहाँ पहुंच गए, अमेरिका की जमीन पर. 10 अमेरिकन वाज डिस्कवर, और इस तरीके से जो अमेरिका था उसको डिस्कवर किया गया. नेक्स्ट बेटा, द डच इन इंडिया, जो डच थे वो भारत में कैसे आए. अट्रैक्टेड बाय द स्पाइस मार्केट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड डच अंडरटुक सेवरल वॉयेज ऑफ दिस रीजन. यहाँ के जो मसाले थे, मसालों की जो मार्केट थी, उससे काफी ज्यादा अट्रैक्टेड होकर जो डच थे उन्होंने अपनी जो यात्राएं थी वो इस रीजन में की. द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1602, और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फॉर्म्ड हुई, वो बनी 1602 में. देयर इम्पोर्टेंट फैक्ट्रीज वर लोकेटेड एट मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, कारिकाल, पटना, बालासोर एंड कोचीन. दे एक्सपोर्टेड कॉटन, और वो क्या करते थे, किन चीज का एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन, क्लॉथ्स, रॉ सिल्क, मोलासिस, ओपियम एंड इंडिगो फ्रॉम इंडिया. भारत से वो एक्सपोर्ट करते हैं इन सब थिंग्स का. अब यहाँ पर बेटा देखो फैक्ट्री का मीनिंग बताया है. द ट्रेडिंग सेंटर वर कॉल्ड फैक्ट्रीज, ठीक है, जो व्यापारिक जो केंद्र होते हैं उनको, क्यों, क्योंकि द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी वर्किंग हियर, कंपनी के जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो यहीं पर होते हैं, वर कॉल्ड फैक्टर, जिनको फैक्टर्स कहा जाता है. द डच सक्सेस इन एस्टेब्लिशिंग देयर मोनोपोली इन द स्पाइस ट्रेड थ्रू आउट द 17th सेंचुरी, और 17वीं शताब्दी तक वो सक्सेस हुए एस्टेब्लिशिंग यानी कि स्थापना करने में अपना जो एकाधिकार था, ठीक है, मसालों पर व्यापार का जो अधिकार था उस पर वो सक्सेस हुए, सफल हुए. दे एस्टेब्लिश्ड ए ट्रेड लिंक बिटवीन इंडिया एंड आइसलैंड ऑफ द फार ईस्ट, और उन्होंने स्थापित किए एक व्यापार किन लिंक्स, किन के साथ, इंडिया एंड जो पूर्व में जो दूर के जो द्वीप थे आइसलैंड से उनके साथ. दे फर्दर एस्टेब्लिश देयर कमांड ऑन द पेपर एंड स्पाइस ट्रेड इन द आइसलैंड्स ऑफ सुमात्रा, जावा एंड मोलुकास. दे आल्सो सक्सेड इन टर्निंग द इंग्लिश आउट ऑफ एम्बोयना, one of the Spice Island, in 1623. While the Dutch were expanding their trade in India and islands of the Far East, they were opposed by the Dutch government who laid stress on maintaining its primacy over the affairs of the company. अब जबकि जो डच थे वो एक्सपेंड करते थे अपना जो ट्रेड था, अपना जो व्यापार था इंडिया और दूर के जो आइसलैंड से उनके साथ, दे वर अपोज्ड, और वो क्या करते हैं, अपोज्ड यानी कि अपनी
जो विचार थे वो रखते। द डच गवर्नमेंट हु लेड स्टैस और मेंटेनिंग इट्स प्राइमेसी ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और जो डच गवर्नमेंट थी उसका जो कंपनी के साथ जो अफेयर्स था या उनके साथ जो संबंध था उसको लेड करती, उनकी मेंटेनिंग एंड स्टैस को। दिस बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट लीड टू द डेक्लाइन ऑफ द कंपनी, और गवर्नमेंट का जो बिहेवियर था उससे जो कंपनी थी उसका जो प्रभुत्व था वो खत्म हुआ। द ब्रिटिश इन इंडिया, नेक्स्ट बेटा ट्रेडर्स, नेक्स्ट ट्रेडर्स हैं ब्रिटिश। ब्रिटिश कैसे इंडिया में आए? सर फ्रांसिस ड्रेक, अ ब्रिटिश नेविगेटर, अंडरटुक ए वॉयज राउंड द वर्ल्ड इन 1579। सन फ्रांसिस्को जो एक ब्रिटिश नेविगेटर थे, उन्होंने एक जल यात्रा की 15 पूरे वर्ल्ड की 1579 में। द कंप्लीशन ऑफ हिज वॉयज एंड द विक्ट्री ऑफ द इंग्लिश ओवर द स्पेनिश आर्माडा इन 1588 encouraged the people of England to undertake voyages of the eastern world। और encourage मतलब उन्होंने साहस दिखाया, इंग्लैंड के जो लोग थे उनकी जो यात्रा थी वो ईस्टर्न वर्ल्ड यानी कि पूर्व के जो देश थे वहां पर पहुंचे। द इंग्लिश क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट आल्सो एनकरेज्ड मैनी सी फेरर्स लाइक जेम्स, और जो इंग्लिश क्वीन थी, ब्रिटिश की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, वो भी काफी ज्यादा प्रोत्साहित हुई और अपने जो नाविक थे लाइक जेम्स लैंकास्टर, जोहन मिल्डन होल्ड एंड कैप्टन रेमंड टू गो टू इंडिया, उनके साथ कहां पर आई? इंडिया। ऑन 31 December 1600 क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इज ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी अ रॉयल चार्टर गिविंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। और 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ग्रांटेड किया क्या? पूर्व में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, उसको राजकीय अध्यादेश गिविंग इट सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, अधिकार मिला कि ईस्ट में वो व्यापार करेंगे। यहाँ देखो बेटा, डू यू नो द ईस्ट इंडिया कंपनी initially started in the name of the governor and company of merchants of London trading into the East Indies। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो शुरू हुई थी किनके नाम पर? जो गवर्नर थे और जो कंपनी थी उनके जो मर्चेंट्स से लंदन में ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जो ईस्ट इंडीज यानी कि ईस्ट इंडीज के साथ जो व्यापार करते थे। ए रॉयल चार्टर clearly meant that no other trading group in England could now compete with the East India Company. The company now had the right to undertake voyages to new and unknown market from where it could buy goods at a cheaper price and sell them back in Europe at higher price. अब जो कंपनी थी उनका क्या एम था कि वो ऐसी जगह पर जाएगी जहां पर जो नई मार्केट है और जिनको वो नहीं जानते उन मार्केट्स में, और उनको जो गुड्स है यानी कि जो वस्तुएं हैं वो चीपर यानी कि कम प्राइस में मिल जाए एंड सेल दैम बैक इन यूरोप, और वापस उसको यूरोप में हायर प्राइस पर वो बेच दे। द ईस्ट इंडिया कंपनी अंडरटुक इट्स अर्ली वॉयेज टू सुमात्रा, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपनी जो पहली जो वॉयेज थी, लंबी जो समुद्री जो यात्रा थी वो कहाँ पर अंडरटुक किया? सुमात्रा, जावा एंड मोलुकस, ये आइसलैंड्स है। In 1608, it made its first attempt to establish factories in India, और 1608 में उन्होंने अपनी पहली जो फैक्ट्रीज थी वो इंडिया में स्थापित की। In 1630, the Mughal Emperor Jahangir issued a फरमान permitting the English to establish a factory permanently at सूरत, और 1613 में मुगल शासक जहांगीर ने इशू किया एक फरमान को और उनको परमिशन दी कि वो इंडिया में जो सूरत है, सूरत प्लेस है, वहां पर अपनी जो कंपनी है उसको स्थापित कर सकते हैं। दस द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड एट सूरत, और इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर एस्टेब्लिश की? सूरत में। सिमिलर अदर फैक्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड एट मद्रास, और इसके साथ ही जो अदर जो फैक्ट्रीज थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो मद्रास यानी कि चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता में एस्टेब्लिश्ड हुई। उसके बाद है बेटा द फ्रेंच इन इंडिया। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।
नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। यहाँ तक अच्छे से रीड करना। बाय एंड टेक केयर, स्टे होम।